गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम यशपाल द्वारा रचित दुख का अधिकार यह पाठ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी, पाठ का नाम दुख का अधिकार और लेखक यशपाल। और एक बार जो हम लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था, एक बार हम पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको बताता हूं, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा विस्तृत जानकारी इसके बारे में हमने प्राप्त किया है बच्चों, और एक बार इसका हाइलाइटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। लेखक का परिचय। लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त किया और उच्च शिक्षा मतलब मैट्रिकुलेशन शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देखिए बच्चों, 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? फिरोजपुर छावनी में। ठीक है। और इनका आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में होता है, और जो उच्च शिक्षा यानी मेट्रिकुलेशन शिक्षा लाहौर में होता है। जो मेट्रिकुलेशन शिक्षा होने के बाद शुरुआत में क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे इन्होंने। विद्यार्थी काल से ही अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया था। ठीक है बच्चों। तो ये सब आप क्या क्या यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सब उपन्यास का मतलब ये है नॉवेल्स। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब स्टोरीज कलेक्शन यानी कहानी संग्रह। और सिंहावलोकन आत्मकथा बायोग्राफी है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यशपाल जी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस मतलब जो ये कहानी में क्या क्या रस हम निरीक्षण करते हैं, हर एक रस हम पा सकते हैं यशपाल जी की कहानियों में। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। इन्होंने खासकर समाज के अंतर्गत रहने वाले अंधविश्वास यानी वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण करते हैं, बहुत प्रकाश डालते हैं। समाज ही इनका लेखन का मुख्य केंद्र बिंदु है। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखेंगे, जो खासकर यशपाल जी समाज में होने वाले अंधविश्वास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर, अमीर और गरीबी लोगों के बीच में जो अंतर रहता है, उस अंतर को अपनी व्यंग्य उक्ति द्वारा कड़ी नज़र से इन्होंने लिखता है। इनकी रचनाओं में हम पा सकते हैं सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों को बेहिचक प्रयोग करते हैं इनकी लेखन में। प्रस्तुत जो कहानी है या दुख का अधिकार, देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हैं, और इन्होंने बताते हैं कि जो दुख का अनुभूति, जो दुख की अनुभूति हर एक को होनी चाहिए। ये जो दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। का कहना यह है, दुख की अनुभूति हर एक को समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है। इनकी कहानी में हम सब मानवीय और गरीब की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख के क्षण में समानता होने पर सब आवेश हो जाते हैं। इन्होंने जो खास तौर पर समाज ही इनका केंद्र बिंदु है। इन्होंने समाज के बारे में खूब लिखते हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो क्लास में हम यहाँ पर डिस्कशन किया था बच्चों, क्या है जो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है, जो कहानी यहाँ से, एक बार हम फास्ट देखेंगे। मनुष्यों की पोशाकें और विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं। प्रायशः पोशाकी समाज में मनुष्य का अधिकार
और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाता है कि जो हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। देखिए, लेखक यहां पर ये कहते हैं कि जो हम पहनते हैं पोशाक, हमारा जो पोशाक यानी पहनाव हमको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य को एक अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। अगर हम अच्छे पोशाक पहनते हैं, अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, समाज में हमें उच्च स्थान मिलता है और हर एक बंद दरवाजा पोशाक की वजह से खोल देती है। परंतु कभी भी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जैसे कि जो ये कपड़ों की वजह से नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी में रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेखक यहाँ पर जो पोशाक और समाज पोशाक पहनने वाले लोगों को कैसे देखते हैं, इस पर इनकी जो नजर पर प्रकाश डालते हैं। तो आगे देखिए, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सस्ता भूमि पर नहीं गिर जाने देते, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारे जो पोशाक हमें झुक जा सकने से रोक रहती है। जिसे लेकर यहाँ पर कहते हैं कि हम जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर निचले लोगों के साथ यानी जो समाज में रहने वाले गरीब लोगों के साथ बात करने में हमारे जो ये पोशाक ही अड़चन बन जाते हैं। हमें नीचे झुक कर उनसे बात करने से रोकती है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है बच्चों। क्या है, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाले तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफकर रो रही थी। यहां पर लेखक जो बाजार का यानी मार्केट का वर्णन करते हैं। जो मार्केट कैसा रहता है, बाजार में फुटपाथ के पास एक औरत बैठी है। वो औरत खरबूजे भेजने के लिए वहां पे बैठे हैं। डलिया में कुछ खरबूजे है, जमीन पर कुछ खरबूजे बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। वहां पे उसका समीप अधेड़ उम्र की औरत बैठी है, रो रही है, परंतु उनको खरीदने के लिए कोई भी पास नहीं आ रहा है। और खरबूजे बेचने वाले कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफकर रो रही थी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुछ कठिन शब्दार्थ। डलिया का मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ टोकरी। और अधेड़ उम्र का मतलब ये होता है ढलती उम्र। और फफकर रोना क्या होता है, बिलख कर रोना। देखिए, पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़ी लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। जो बाजार में बहुत सारे लोग थे, वहां पे पड़ोस की दुकानें तख्ते पर बैठे लोग, बाजार में खड़ी लोग घृणा से, यानी घृणा का मतलब यह है नफरत की भावना से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। स्त्री का रोना देख लेखक को ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है, मन में व्यथा सी उठी। पर उनके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक यहाँ पर कहता है कि जो स्त्री के बारे में हर एक व्यक्ति, जो पड़ोस के दुकान पर रहने वाले हर एक व्यक्ति स्त्री के बारे में नफरत से यानी घृणा करते हैं, नफरत से बात कर रहे हैं अपने आप पर लेखक ये जानना चाहता है कि जो स्त्री के व्यथा की कारण क्या है। पर ये जानना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है, वहां पे इन्होंने जो पोशाक पहना है वही पोशाक उनसे बात करने में व्यवधान बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द। घृणा का मतलब ये है नफरत यानी व्यथा का मतलब ये होता है दुख। व्यवधान यानी समस्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, ये एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहता है, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और यहाँ बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे कैसी औरत, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है वहां पे।
बाजार में जितने लोग हैं सभी लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं इस औरत के बारे में। एक आदमी गुनाह से इस तरफ थूकते हुए कहता है कि क्या जमाना है, जवान लड़के मरने के बाद एक पूरा एक दिन भी नहीं बीता है, फिर भी ये बेशरम औरत दुकान लगाए बैठी है। और एक उसी तरह दूसरा साहब कहता है कि जो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहा है अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। कैसे? जो जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो अपनी नज़र से वो सभी लोग उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे हैं। ये दृश्य बाजार में नजर आते हैं। देखिए बच्चों आगे, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहता है अरे इन लोगों को एक कमीने लोग रोटी की टुकड़ा पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ बच्चे ये है कि जो वो सभी लोग अपनी नज़र से बातें कर रहे हैं कि सामने जो दिखाई दे रहा है क्या है, कि जो कि दर्द क्या है, भावना क्या है, दुख का कारण क्या है, कि मन कैसे है, ये सब नहीं जानते ये लोग। पर अपने आप से ऐसे बातें करें, उनके सामने क्या दिखाई दे रहा है अपनी तरफ से ऐसे बातें करते रहते हैं। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी दिया सलाई का मतलब ये है जो मैचिस तीली से कान खुजाते हुए कहता है कि अरे इन लोगों को क्या, ये कमीने के लोग का मतलब ये होता है जो समाज के अंतर्गत रहने वाले निम्न लोग यानी कमी लोग रोटी के टुकड़े के लिए जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी और कसम लुगाई पति पत्नी और धर्म ईमान ये सब रोटी का टुकड़ा है। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जो रोज की कमाई के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह हर प्रकार के बातें ये बाजार के लोग करते हैं। बच्चों आगे देख लीजिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई इनके लिए मरे जे का कोई मतलब ही ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने के बाद 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजा बेचने बैठ गई है। हजारों आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके तरबूजा खा ले तो का ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेरा है। यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किए थे बच्चों। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पार्ट आज की इस वीडियो क्लास में हम विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। परचून की दुकान, यानी परचून का दुकान मतलब ये होता है जिस दुकान पे राशन बेचते हैं, डेली का जो कुछ राशन होते हैं सब राशन बेचने का दुकान होते हैं, उसको कहते हैं परचून की दुकान। वहां पर बैठे लाला जी ने कहता है अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का मतलब ख्याल करना चाहिए। ये लोग अपने घर में क्या होता है पता नहीं चलता इन लोगों को, पर दूसरे लोगों के घर में क्या हो रहा है वहां पे कम से कम तो उसका ख्याल करना चाहिए। अपनी नजर से ये लोग बात करें। वहां पे जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूज बेचने बैठ गई है औरत। हजारों आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजा खा ले तो इसका धर्म ईमान क्या होगा, क्या अंधेरा है। बाजार में बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं कि इनके घर में क्या हुआ है, कि घर का सूतक के बारे में दूसरे लोग नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से कुछ चीजें लेकर खाए तो उनका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेरा है। ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं
सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। देखिए यहाँ लेखक इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर उनको पता चलता है कि 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसको बहू और पोता पोती घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। जो जमीन में खेती बाड़ी करके फसल उगाकर, सब्जियां ही फसल उगाकर फैमिली का मेंटेन करता था। खरबूज की डलियां बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदा के पास बैठ जाता, कभी कभार अपने मां को बेचता। ठीक है, तो आगे देखिए। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। यहां देखिए बच्चों, लड़के परसों मुंह अंधेरे मतलब सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़, मेड़ का मतलब ये होता है दो खेतों की सीमा होती है ना, उसको हम कहते हैं मेड़। तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। या पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाए। तुरंत यह खबर लड़के की मां तक फैल गई, तो लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाए। ओझा ये होता है मंत्र पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, मंत्रवादी। बुला लाए, झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिण चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिण में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफा चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, लेखक इस प्रकार वर्णन करते हैं। लड़के की बुढ़िया माँ जो खबर पाते ही एकदम बावली होकर, ना समझ बेहोश होकर वो ओझा को बुला लाते हैं। वहां पर ओझा का काम क्या है, यानी जो मंत्र पूजा पाठ करने का, जो झाड़ना फूंकना हुआ, पूजा पाठ हुआ, नागदेव का पूजा भी हुई वहां पर। और पूजा के लिए दान दक्षिण में क्या क्या देना चाहिए, दान दक्षिण आटा चावल अनाज, ये सब कुछ घर में क्या क्या था, सब कुछ जो दान दक्षिण में उठ गए। ठीक है, माँ, बहू और बच्चे भगवाना मतलब जो लड़के का नाम है भगवाना से लिपट कर सब रोते हैं। भगवाना एक दफा एक बार चुप हुआ तो फिर एक शब्द एक लफ्ज भी नहीं बोला। सर्प का विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सर्प का विष पूरे बदन पर छा गया था। वहां अपने आखिरी सांस ले लिया था भगवान ने। ठीक है, जिंदा देखिए बच्चों, यहां पर यशपाल जी समाज कैसे है, समाज के बारे में लिखते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दों को नंगा कैसे विदा किया जाए। आदमी जिंदा है तो समाज के अंतर्गत वह व्यक्ति नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को कैसे नंगा विदा करना चाहिए नहीं हो सकता है, कहता है यशपाल जी। वहां पर समाज में क्या रीति रिवाज है, जो संप्रदाय है, इसके बारे में यशपाल जी इस तरह कहता है। इसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छिन्नी कंकन ही क्यों न बिक जाए। बाजार से कुछ नए कपड़े खरीदना चाहिए, हो सके तो माँ की छिन्नी कंकना जो आभूषण इन्हें गहना होती है ना, उसकी क्यों न बिक जाए, इसको बेचकर ही लाना पड़ता है सब चीजें। देखिए बच्चों, भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में सब चले गए। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती है। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे का बिना बुढ़िया और दुवनी चवनी भी कौन उधार देता है। बुढ़िया रोते रोते
और आंखें पहुंचते पहुंचते भगवान के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था वहां पर, देखिए बच्चों। तो यहां पर लेखक उस स्थिति कैसे है, किस कठिन हालत में, कठिन परिस्थिति में ये लोग वहां पर रहते हैं, वह स्थिति के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। भगवान तो मर गया, सब कुछ क्या करना चाहिए वहां पर, घर में जो कुछ छीनी भूसी थी सब उसके विदा करने में सब चले गए। बाप नहीं तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, बच्चे रोते हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दे सकते, मगर बहू को क्या देती, बहू का बदन जो रो रो के क्या हुआ पे वहां हुआ है, वहां पर बुखार से तवे की तरह उनकी तप रहा है। तो बुढ़िया ने दुवनी चवनी जो कौन देता है उधार बुढ़िया को। बुढ़िया रोते रोते आंखें पूंछते पूंछते भगवान ने जो बटोरे हुए खरबूजे क्या था सब डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और क्या रास्ता था उनके पास, कुछ नहीं बचा था रास्ता। ठीक, बुढ़िया खरबूजा बेचने का साहस करके आए थे, परंतु सिर पर चादर लपटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफकर रो रही थी वहां पर बाजार में बैठकर। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। यशपाल जी उनकी स्थिति के बारे में, उनका करुणाजनक स्थिति है, हृदय विद्रावक उनका जो स्थिति है वह स्थिति के बारे में इस प्रकार लिखते हैं बच्चों। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगता है लेखक। वह सम्रांत महिला की पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। लेखक यहाँ पर अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में, इन दोनों की मन की भावनाएं कैसे होते हैं और उसके साथ साथ समाज के लोग इन दोनों को किस नजर से देखते हैं, तो उस नजर के बारे में यहां पर इस प्रकार लिखते हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु के दुखी का माता के बात यहां पर लेखक सोचने लगता है। ये जो महिला, सम्राट महिला, सहूलियत महिला, यानी अमीर महिला, पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक 2-3 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। पलंग पर सोकर लगातार वो महिला यानी जो अमीर महिला रो रही थी वहां पर। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। उस सम्राट महिला को मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। आंसू यानी आंखों से आंसू लगातार बहते रहती थी। वहां पर 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्त रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक द्रवित हो उठे थे। देखिए, समाज के सभी लोग, शहर में सर रहने वाले सभी लोग उस महिला की दुख में शामिल थे। पर ये गरीब महिला के बारे में लोग, उनकी सोच विचार ही अलग है। तरह तरह की बातें करते हैं समाज के लोग गरीब औरत के बारे में, पर ये अमीर हर एक लोग, समाज में रहने वाले हर एक लोग इस अमीर औरत में भाग लेती है। आगे देखिए, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाता है। जब मन को रास्ता किधर जाना चाहिए पता नहीं चला तो जो हमारे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं, उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरों खातों में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने सहूलियत चाहिए। लेखक यहाँ पर कहते हैं सोच रहा था क्या है, शोक करने के लिए, गम मनाने के लिए जो हमें सहूलियत चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ये जो अधिकार हर एक को होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पाठ से संबंधित क्या क्या प्रश्नोत्तर है, हर एक प्रश्नोत्तर और ग्रामर पॉइंट्स के बारे में हम खूब डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।